हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 9 के साथ आए हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की शॉर्ट्स नोट कंप्लीट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एमएसएमईज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्टर क्या है, कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसमें हमारी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कोयर, सेरीकल्चर, खादी, विलेज इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। कोयर जिसमें हम कोकोनट से हम अपना फैब्रिक तैयार वगैरह करते हैं, वो सब पता है। सेरीकल्चर आप सबको पता ही होगा, सिल्क जो होता है उससे, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्री में हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड पावर लूम आते हैं। पावर लूम क्या होते हैं, जिसमें हम मशीन्स वगैरह का यूज़ करते हैं फैब्रिक या क्लोथ्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। हमारी जो 95 ऑफ टोटल इंडस्ट्री है उसमें से 95% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है, और जो टोटल एक्सपोर्ट का 40% हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट हैं कि 95% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, ओनली 5% देयर आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कंट्रीब्यूट करते हैं हम टोटल, उसका 40% हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से हमें मिलता है। नेक्स्ट इज़ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक लिमिट सेट है कि हम किस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे और किसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे। तो जो हमारी 3 तरह से डिवाइड कर रखा है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो के लिए हमारा क्या होगा, जो बिल्कुल ही छोटी होंगी, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट 2 तरह से दे रखी हैं। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स होंगी वो लेस देन 1 करोड़ होंगी माइक्रो में, लेस देन 10 करोड़ स्मॉल एंड लेस देन 50 करोड़ इन लार्ज। जो टर्नओवर होगा वो 5, 50 एंड 250, इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 गुना ज़्यादा होगा टर्नओवर। हमारी जो पहले स्प्लिट था हिस्टोरिकल डाटा कि पहले क्या बेसिस था, तो 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो पहले लिमिट थी माइक्रो की, वो 25 लाख थी, स्मॉल की 25 से 5 करोड़ और मीडियम की 5 करोड़ से 10 करोड़, और सर्विस सेक्टर में मिनिमम 10 लाख, फिर स्मॉल के लिए 10 to 2 करोड़ एंड मीडियम के लिए 2 से 5 करोड़। ये हमारी पहले लिमिट्स थी, ठीक है। अब की मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्या है, रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इंडिया में के डेवलपमेंट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं। कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस रीजनल ग्रोथ अक्रॉस द कंट्री। रीजनल ग्रोथ हो, लार्ज सेक्टर सिर्फ अपर स्केल को देखता है, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोअर सेक्टर को भी ध्यान में रखते हुए गुड्स को बनाती हैं, तो ये रीजनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वो कौन से हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। थर्ड इज़ सप्लाई इनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू द मार्केट प्लेस। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सप्लाई करती हैं, तो ये एक रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट में। फ्लेक्सिबल सेटअप कंडीशन कैन बी सेटअप एनीवेयर इन द कंट्री। स्मॉल स्केल होती हैं तो फ्लेक्सिबल सेटअप कंडीशन होती हैं, कहीं पे भी स्टार्ट कर लेते हैं लोग इनको, जैसे कि अपने घर के बैकयार्ड में, अपने घर पे, कहीं पे भी आसपास में छोटी मोटी दुकान में, कहीं पे भी ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि हम खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अगर कम पैसे हैं तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज 6, इंजॉय द स्ट्रक्चरल एडवांटेज और लो कॉस्ट और प्रोडक्शन। इसमें लो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन में और स्ट्रक्चरल एडवांटेज होती है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल जिस चीज़ से रिलेटेड अवेलेबल होता है वो वहीं पे वही इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, और
अपना बिजनेस रन करते हैं, जिससे कॉस्ट है वो कम आती है। जैसे मान लो हमें मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कोयर इंडस्ट्री, कोकोनट से हम फैब्रिक वगैरह बना रहे हैं, तो जहाँ पे कोकोनट का हमें सब कुछ ये सामान मिल जाएगा जिससे बनता है, तो वहीं पे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं है कि कहीं और से मंगवाते हैं, इससे तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन सिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। ये इससे लोगों को हेल्प होती है कि उनको अपना गांव वगैरह छोड़ के सिटी में नहीं जाना पड़ता अपने इनकम जनरेशन के लिए। वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अपने गांव में वहीं से स्टार्ट करते हैं और अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो ये प्रिवेंट करता है माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल। नेक्स्ट इज़ एक्सेलरेट ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन से डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ती है, ओवरऑल इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होता है, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कुछ एक रोल थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसेस इन द ग्रोथ और इन इंडिया। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस, कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं वो फेस करते हैं। सबसे पहली तो पैसे की फाइनेंस। मैंने बताया जिनके पास कम फाइनेंस होता है मोस्टली वही स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वो लार्ज स्केल करेंगे, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो जो फाइनेंस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग टाइमली कैपिटल एंड क्रेडिट। टाइम पे जब उनको ज़रूरत है उस टाइम पे पैसा कैपिटल या क्रेडिट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज़ रॉ मटेरियल कम होता है, इरेगुलर सप्लाई होती है, या फिर को हाई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होती है कि कई बार उनको बाहर से सामान मंगवाना पड़ जाए तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिससे उनकी गुड्स की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिससे सेल करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार रॉ मटेरियल की, फाइनेंस की, मैनेजरियल स्किल की। जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं लोग अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं मोस्टली, तो उनके पास इतनी ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती हैं, तो मैनेजरियल लेक ऑफ स्पेशलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस टैलेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। लेबर लो अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्किल्ड वर्क फोर्स विलिंग टू वर्क फॉर लो वेजेस, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस हैं तो बहुत ज़्यादा हाई वेजेस नहीं दे पाते हैं, तो बहुत ही कम वर्क फोर्स या हाईली एजुकेटेड वर्क फोर्स मिल पाती है, बहुत ही कम, जो लो वेजेस पे काम करे और एक अच्छी स्किल्ड लेबर उनको मिल पाए। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। इनएडुकेट एडवर्टाइजमेंट, बजट नहीं होता उनके पास कि वो मार्केटिंग कर पाएँ। वीक ब्रांडिंग चैनल, सप्लाई सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, तो ये कुछ फैसिलिटी नहीं होती जो पैसे की कमी की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फेस करती हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ट्रबल स्टैंडर्डाइज आउटपुट एंड मीटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मार्केट नॉर्म्स। जो मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से जो प्रोडक्ट होने चाहिए उसको उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मैनेजरियल स्किल्स थोड़े कम होते हैं, तो ये भी एक क्वालिटी का भी एक इशू आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, तो ये एक चैलेंज वो फेस करते हैं। नेक्स्ट इज़ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी लीडिंग टू मेजरली अंडरयूटिलाइज्ड मशीनरी। तो जो इनएफिशिएंट होते हैं कि वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हैं मशीनरी को, क्योंकि उनमें मैनेजरियल स्किल नहीं है बहुत अच्छे। टेक्नोलॉजी कम ले पाते हैं फाइनेंस कम होने की वजह से। सिकनेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज लीडिंग टू स्ट्रक्चरल बैंकरप्सी या क्लोजर। तो सिकनेस होती है इंटरनल या एक्सटर्नल इश्यूज़ में। ठीक है। कि बहुत सारे एक्सटर्नल या इंटरनल इश्यूज़ होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो वो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्मॉल बिजनेसेस, जैसे कि पैसे ना होना, बंद होना बिजनेस का। ग्लोबल कंपटीशन मैसिव थ्रेट होता है एमएनसी से, क्योंकि वो बहुत सस्ते प्रोडक्ट बनाती हैं मशीन का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को उनको उससे बहुत खतरा होता है कि इनका सामान कोई नहीं खरीदता, क्योंकि ये इनका सामान थोड़ा हाई वैल्यू का होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कम यूज़ करते हैं, हैंडवर्क का ज़्यादा काम करते हैं, तो इनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो ये कुछ एक क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है जो फेस करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लगाए मतलब यूज़ करती है इनको सपोर्ट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो सबसे पहले है SIDBI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। ऑफर करता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेस यूनिट्स। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हाँ, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को।
जो कि ये जो सीट भी है, ये कब बना था? ये बना था 2 अप्रैल 1990। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वॉज सेटअप इन 2 अप्रैल 1990। ये इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड ये 1982 में बना था। फोकस करता है रूरल अपलिफ्टमेंट पे। रूरल स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट सेंटर इस स्पॉन्सर करता है। तो ये जो RSBDC है इनको स्पॉन्सर करता है नाबार्ड, जो कि एक रूरल डेवलपमेंट बैंक है, एपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया का। नेक्स्ट इज़ NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ये बना था 1955 में, जो कि हेल्प करता है सप्लाई इंपोर्टेड मशीन ऑन लीज प्राइस, प्रोवाइड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, असिस्ट इन एक्सपोर्ट ऑपरेशंस एंड डिलीवरी मैनेजरिंग एडवाइजरी एक्सपर्ट्स। तो ये क्या है कि किराए पे मशीन्स प्रोवाइड करता है, जो इंपोर्टेड मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट की असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि उनका सामान एक्सपोर्ट हो सके। तो ये सारी एडवाइजरी ये चीज़ें हैं, हेल्प करता है क्या, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जो 1955 में बनी थी। नेक्स्ट इज़ रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ये वुमेन्स के लिए है, डेवलपमेंट के लिए, जो एंटरप्रेन्योर बनती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो ओपन करती हैं वुमेन्स, उनके लिए स्कीम है टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर फीमेल फाउंडर्स, फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट इज़ स्फ्रूति 2005 में आई थी, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ इल हो गई हैं, जो बंद होने के कगार पे हैं, उनको रीजनरेशन करने के लिए जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये स्कीम है वो हेल्प करती है। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफर ऑल नेसेसरी लोकलाइज सर्विस एट अ ग्रास रूट लेवल। सिंपल, बहुत ही लो लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो सेटअप हुए थे 1 मई 1978 को। तो बहुत बार इनकी फुल फॉर्म और इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछी जाती है, और इनका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इस काम के लिए बनाए गए हैं। Next is entrepreneurship development framework. The process of setting up own business, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, डिस्टिंक्ट फॉर परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना करना, बी इट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन, इट इसेंशियली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस विद जनरेशन ऑफ बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर का क्या है कि एक नए आइडिया के साथ बिजनेस की रन करना, ऐसी एक्टिविटी करना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और प्रॉफिट अर्न करना। एंटरप्रेन्योर द पर्सन, द एक्टर हु एग्जीक्यूट द बिजनेस मॉडल, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्राइज क्या होती है, जो यूनिट बन के आई है, जो बिजनेस सेटअप हुआ उसको यूनिट या आउटपुट यूनिट, द बिजनेस एंटिटी जो क्रिएट हुई है उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। 5 कोर करेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर में है, स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन होते हैं, रिक्वायर इंटेंशनल लर्निंग। ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। लॉ के साथ और पर्पसफुल एक्टिविटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। इनोवेशंस होते हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, न्यू आइटम, सीकिंग बेटर सॉल्यूशन और परफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग मॉडल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, अरेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज करते हैं फैक्टर्स को, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं उनको अच्छे और उससे ऑर्गेनाइज करते हैं एंटरप्रेन्योर, और रिस्क लेते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो सिस्टमेटिक होते हैं, लो एंड पर्पसफुल होते हैं, इनोवेटिव एक्टिविटी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारे रिसोर्सेज को इन अ मैनर की रिस्क लेस करो, प्रॉफिट अर्न कर सकें। स्टार्टअप इंडिया स्कीम एलिजिबिलिटी एंड कोर क्राइटेरिया क्या है। द स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, ये इनोवेशन के लिए सेटअप की गई थी कि नए नए बिजनेस आ सकें, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, और ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई थी। रेगुलेटरी डेफिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नोटिफिकेशन 2017 में ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेके आया था डिपार्टमेंट। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड होनी चाहिए जो हमारे स्टार्टअप हैं। मैक्सिमम एज क्या है, नॉट ओल्डर देन 5 ईयर फ्रॉम इट्स ऑफिशियल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड
जो हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम की जो बेनिफिट्स हैं वो 5 साल तक ही किसी भी कंपनी को मिलते हैं। जो मान लो कोई भी स्टार्टअप है उसको 5 साल होने चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुआ हुआ वो बिजनेस। एनुअल टर्नओवर मैट्रिक, टोटल टर्नओवर डज नॉट एग्जिट 25 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए। वर्किंग टुवर्ड इनोवेशन डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेस मस्ट बी फंडामेंटली ड्राइवन बाय एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट। मतलब कि जो स्टार्टअप है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो इनोवेशन डेवलपमेंट, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट इस तरीके का होना चाहिए जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या पेटेंट वगैरह हो। तो ऑपरेशनल फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया में होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए नहीं होना चाहिए फर्म को, 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ऑपरेशनल फोकस होना चाहिए, मतलब कि कुछ इनोवेटिव चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उसका बेनिफिट लेने के लिए। स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी इनिशिएटिव एंड फंडिंग वेज। की पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, स्ट्रीमलाइन एंड फास्ट रूल फॉर क्लीन बिजनेस एंट्री एंड एग्जिट। क्लीन बिजनेस में एंट्री एंड एग्जिट के लिए एक बहुत अच्छा रूट है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है स्कीम। स्टार्टअप इंडिया हब, यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेटिव मार्केट डिस्कशंस, लीगल एंड पेटेंट सपोर्ट, क्योंकि इनोवेटिव चीज़ होती हैं, पेटेंट का एग्जामिनेशन होता है और फिर ये बिजनेस स्टार्ट होते हैं। ईजी एग्जिट होती है, टैक्स एग्जाम्पशंस मिलती हैं इन यूनिट को जो स्टार्टअप इंडिया के अंडर होती हैं। 6 वेज हैं, इनसे MCQs पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो ये 6 वेज हैं टू फंड स्टार्टअप। तो सबसे पहले है कि बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है? अपना पैसा लगाते हैं जब वो किस में, स्टार्टअप में। सोर्सिंग पर्सनल सेविंग विदाउट एक्सटर्नल इक्विटी और सेल्फ फाइनेंशिंग होती है। दूसरा होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट में। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल फंड इन्वेस्टिंग प्राइवेट इक्विटी फॉर फास्ट ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट इक्विटी होती है इनका काम होता है इन्वेस्ट करना ही। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल से पैसा लगा सकते हैं स्टार्टअप में। थर्ड इज एंजल इन्वेस्टर्स। ये एफिलिएंट प्रोफेशनल होते हैं जो एलोकेट करते हैं पर्सनल सरप्लस फंड को। कि ये इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत बड़े बड़े ये इंसान लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, इनको हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो स्टार्टअप को इनसे पैसा मिलता है। बैंक लोन, स्टैंडर्ड डेप्ट फाइनेंसिंग फ्रॉम रेगुलर बैंकिंग नेटवर्क से लोन लेके फंड को क्रिएट कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। सोर्सिंग टर्म लोन वाया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कमेंट करके बताना कि NBFC सबसे पहले कौन सी NBFC सेटअप हुई थी, क्या नाम था, कौन से सन में। बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर प्रोवाइड ऑफ सीड कैपिटल लैब्स एंड मेंटरशिप। ठीक है, तो ये क्या है कि कैपिटल स्टार्टिंग के लिए कैपिटल मेंटरशिप सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो बिजनेस इंक्यूबेटर या एक्सीलेटर्स होते हैं इनका काम ही ये होता है कि स्टार्टिंग में कैपिटल प्रोवाइड करना किसी स्टार्टअप को, एंड देन इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दो तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल में हमारे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, GI, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारे आते हैं। कॉपीराइट में हमारा जो लिटरेरी, आर्टिस्टिक या ड्रामा वर्क होता है उसको हम कॉपीराइट करवाते हैं। अंडरलाइंग डायमेंशंस क्या हैं? लो, सबसे जो इसके अंदर क्या आता है कि मतलब कि ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं एक तरह से, कि अब जो टाइप ऑफ IPs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं, ये टाइप ऑफ IP, लो, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड हो सकता है। जो लॉ से रिलेटेड रेगुलेटिंग, प्रोटेक्टिंग, स्टैचुटरी स्टेटस, टेक्नोलॉजी जैसे इन्वेंशन वगैरह किया कोई डिज़ाइन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक, ट्रेड मार्क, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग। स्पेशलाइजेशन सॉवरन फ्रेमवर्क मेंशन में क्या आएगा?
TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी गवर्नमेंट रिपोजिटरी प्रोटेक्टिंग इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया है ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको ऑनलाइन। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो क्रिएट की है पुरानी उनको सेफ गार्ड करने के लिए। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? प्रोवाइड की एज ए प्रोटेक्ट अंडर एक्ट 1872। ठीक है, तो ये कम्पिटिटिव एज है इंडिया में ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कौन से एक्ट के अंडर? तो ये 1872 के अंडर ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट हमारे जो लिटरेरी आर्टिक या आर्टिस्टिक या फिर ड्रामा से रिलेटेड जो वर्क होता है उनको सेफ गार्ड करने के लिए कॉपीराइट्स लाए गए हैं। पर्पज़ क्या है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अनऑथराइज रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिनल सब मैटर। मतलब किसी का ओरिजिनल डाटा है, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, तो उसको प्रोहिबिटेड करना कि कोई उसको यूज़ ना कर पाए, सिर्फ वो उसका काम है तो वो उसी से वही बेनिफिट ले पाए जिसने उसका इन्वेंशन किया है। ट्रेडमार्क क्या है? कि कोई भी लोगो है, डिज़ाइन है, जैसे ये आप लगाते ही समझ जाओगे किसका लोगो है, जैसे नाइकी का है, एडिडास का, ये क्या है? ये ट्रेडमार्क्स हैं। वर्ड भी हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रक्चर, पैकेजिंग स्टाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैगी का पैकेजिंग है, येलो में आती है मैगी, तो ये पैकेजिंग स्टाइल कुछ भी हो सकता है ट्रेडमार्क में। नॉन कन्वेंशनल मार्क ओरिजिनली कंसिडर नॉन डिस्टिंक्टिव बट गेन लीगल रिकॉग्निशन ओवर टाइम। ये पहले क्या थे? नॉन डिस्टिंक्टिव थे मार्क्स, पर ये टाइम के साथ रिकॉग्निशन इनको मिल गई। क्रिटिकल इंडिया एक्सेप्शन। टेस्ट एंड स्मेल को इंडिया में ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते, कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे करवा सकते हैं टेस्ट को भी और स्मेल को भी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? कि फ्लैग रीजनल ओरिजिन वेयर प्रीमियम क्वालिटी रेपुटेशन इज टाइड टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एट्रैक्ट। जैसे कश्मीरी एप्पल है, बनारसी साड़ी है, ये किसी जगह से रिलेटेड है तो वहाँ पे उनको कॉपीराइट करवा देना। ठीक है, ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट इज पेटेंट फ्रेमवर्क रूल्स एंड एक्सक्लूजन क्या है? स्ट्रिक्ट लीगल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट डिस्प्ले क्लियर टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर ऑलरेडी नो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई नई चीज़ का इन्वेंशन करना, वो हम पेटेंट करवाते हैं। मस्ट बी स्ट्रिक्टली न्यू एंड नॉन ऑब्वियस, नया होना चाहिए, ये स्ट्रिक्ट है, और नॉन ऑब्वियस टू इंडिविजुअल स्किल्ड इन द रेलिवेंट इंडस्ट्री। बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए तो वो पेटेंट करवा सकते हैं। मस्ट बी फुली कैपेबल ऑफ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली अप्लीकेबल होना चाहिए इंडस्ट्री में। कोर एक्सियोम पेटेंट आर ग्रांटेड सोलली फॉर ए नोवल इन्वेंशन, नए इन्वेंशन के लिए ही पेटेंट करवा सकते हैं। नेवर फॉर ए नेचुरल डिस्कवरी, कोई नेचुरल चीज़ पहले से एग्जिस्टेंस में है और उसकी डिस्कवरी अब हुई है तो उसको हम पेटेंट नहीं करवा सकते। कोई नई चीज़ हमने इन्वेंट किया उसी को पेटेंट करवा सकते हैं। कैटेगरिकल नॉन पेटेबल आइटम्स, किन को हम पेटेंट नहीं करवा सकते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, प्योर आइडिया लेकिन प्रैक्टिकल स्टैंड आउट, मतलब कोई आइडिया है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको नहीं करवा सकते। फेरुलियस इन्वेंशन, मान लो कोई नेचुरल या फिजिकल लॉ है उसको वोलेट कर रहा है तो उसको नहीं करवा सकते। कोई गलत चीज़ इन्वेंट की है उसको नहीं करवा सकते। मोरलिटी और पब्लिक हेल्थ थ्रेट, मोरल नहीं है वो चीज़ या पब्लिक को उससे थ्रेट है तो उसको पेटेंट नहीं करवा सकते। इंजीरियस है टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। प्राइमरी सेक्टर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन है तो उसको पेटेंट नहीं करवा सकते हैं। माइनर अल्ट्रेशन, मान लो ट्रेडिशनली पहले हमने कोई चीज़ इन्वेंट की और उसमें थोड़ा बहुत ही चेंज किया और फिर से उसको पेटेंट करवाना चाहते तो वो नहीं करवा सकते, कोई भी अलग चीज़ होनी चाहिए। सोवरेन और एक्सक्लूसिव, मान लो जो नेशनल के लिए चीज़ एक्सक्लूसिव हो उनको नहीं करवा सकते, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन होना वो गवर्नमेंट के अंदर आता है तो इन चीज़ों का हम पेटेंट नहीं करवा सकते। ये एक चार्ट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है? जो कॉपीराइट है वो 1957 में स्टार्ट हुआ, हम 60 साल के लिए प्रोटेक्ट करवाते हैं कॉपीराइट में। जनरली काउंटेड पोस्ट मॉर्टम और ऑथर, मतलब मरने के बाद जितनी उसकी एज है आफ्टर डेथ प्लस 60 ईयर तक वो प्रोटेक्टेड रहता है। पेटेंट
1970 में स्टार्ट हुआ 20 साल के लिए। कैलकुलेटेड फॉर द डेट ऑफ फाइलिंग, जब हमने पेटेंट करवाया उसके बाद से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमार्क 1999 में 10 साल के लिए होता है, फुली रिन्यूएबल, 10 साल के बाद हम उसको रिन्यू करवा सकते हैं। प्लांट वैरायटी 2001 में आया, 15 से 18 साल के लिए, 15 ईयर फील्ड क्रॉप एंड फॉर ट्रीज एंड वाइन्स के लिए 18 साल के लिए। तो प्लांट वैरायटी को जब हम कॉपीराइट करवाते हैं तो ये 2001 में आया था। 15 साल अगर हमें फील्ड या क्रॉप से रिलेटेड करवाना है, 18 साल अगर किसी ट्री से रिलेटेड है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ये 1999 में 10 साल के लिए। सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल स्टैचुटरी रिन्यूएबल, ये भी रिन्यूएबल हो जाता है। डिज़ाइन मान लो 2000 में 10 साल के लिए, इंक्लूडिंग एन ऑप्शन फॉर +5 ईयर एक्सटेंशन, 5 साल का और एक्सटेंशन करवा सकते हैं इसमें हम। सेमी कंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड लेआउट्स 2000 में, इसको 10 साल के लिए। प्रोटेक्टेड ओरिजिनल एंड माइक्रो आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी, तो 10 साल के लिए इसमें हम करवा सकते हैं। देखो बहुत बार ये आता है कि आईपीज़ के अंदर हम किन किन को, तो ये ऐसे ऑप्शन जो हमने देखे भी नहीं होते हैं इनको इंक्लूड कर देंगे और बोलेंगे इनमें से हम किसको, कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना, ये हमारे इंक्लूडेड होते हैं आईपी के अंदर। ग्लोबल गवर्नेंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है WIPO वीपो, ये फुल्ली एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। मॉडर्न सॉवरेन मेंबरशिप फीचर 193 है मेंबर हैं कंट्रीज इसकी एट प्रेजेंट। प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल, इसका पर्पस क्या है? एक्ट एज अ ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन सिक्योरली। जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक है फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, IMF है वर्ल्ड लेवल पे, वैसे ही विपो है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो ये इसके कुछ पॉइंट है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने मेंबर हैं कंट्री, कौन सी कंट्री में है, तो ये याद करने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, यही हमारा चैप्टर था। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देखना, आपको ज़रूर समझ आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक चार्ट मैंने इसमें इंक्लूड किया है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछे गए हैं। जो हम PY की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे भी, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आए हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बताएं ताकि मैं आगे से उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। देखिए मैं ये बात आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हो सकता है वीडियोस की क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं वीडियो बनाने के लिए। ना ही मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ जिसको वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनानी आती हूँ। लेकिन जो डाटा है उसमें आपको कमी नहीं मिलेगी। जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किए थे मेरे नोट्स, और UGC नेट, HTET वगैरह या कॉमर्स के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSSC ग्रुप 6 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है। तो उस टाइम पे मैंने ये सब यूज़ किया था। तो आप आँख बंद करके डाटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको बार बार इन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो मैं श्योर हूँ आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और डेली MCQs भी करें। थैंक यू सो मच।